अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान में रखे। आज हम लोग केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा जो आज का लेक्चर है वो है वेपर प्रेशर। आज हम लोग वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जो है वो मेनली इसकी डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन और फिर इसके फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके जरा डेफिनेशन को समझते हैं कि वेपर प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो है क्या। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन में वो आपसे कहता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड, यानी कि किसी भी लिक्विड के वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे एट इक्विलिब्रियम। इसमें आपको ये मेन पॉइंट है जो आपको समझना होगा कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, जिसे मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। विद लिक्विड यानी उसी लिक्विड के ऊपर ये प्रेशर अप्लाई होगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर के ऊपर। डेफिनेशन में वो आपसे कह रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। जी बच्चे, ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम लोग जरा इसकी डेफिनेशन को आगे देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन में इसने वर्ड जो यूज किया हुआ है इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब है। देखिए बेटा, लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी लिक्विड है, मैं इस लिक्विड को हीट करूंगा और हीट करने के बाद इसे मैं वेपर्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देता हूं। अब मेरे पास अगर एक सिस्टम बंद है, यानी मैं जिस कंटेनर में इसको हीट कर रहा हूं अगर वो कंटेनर बंद है, तो फिर जो लिक्विड वेपर्स में चेंज होगा यही वेपर्स फिर से कंडेंस होना शुरू होते हैं और लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। यानी एक तरफ लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रहा है और फिर से वेपर्स कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज होना शुरू हो गया। तो ये आपके पास एवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गए। अगर मैं इसको यहां से इस डायरेक्शन में देखूं तो ये मेरे पास एवेपोरेशन प्रोसेस सब चल रहा है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये जो प्रोसेस है ये है एवेपोरेशन। और अगर हम इसको रिवर्स चलाएं तो यही वेपर्स लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, तो फिर मैं इसे बोलूंगा कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है। तो एक तरफ एवेपोरेशन स्टार्ट होगी, दूसरी तरफ कंडेंसेशन। तो जब एवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों एक रेट पे आ जाए, यानी एक ही स्पीड में आ जाए, कि एक ही स्पीड मतलब कि उसी स्पीड में लिक्विड वेपर्स में चेंज हो और वेपर्स फिर से लिक्विड में चेंज हो जाए, तो ये जो फिनोमेना है हम इसे इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देंगे। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। जी बच्चे, जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे तो हम इसे इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देंगे। तो उस स्टेट में जो वेपर्स इस लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे हम उसी को वेपर प्रेशर कंसीडर करते हैं। मैं इसको जरा डायग्राम्स की मदद से आपको समझाता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास जो डायग्राम्स हैं ये आप देख सकते हैं। ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर रेड कलर का आप एक लिक्विड देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसको हीट करना शुरू कर दूं, लेट्स सपोज ये मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया। जैसे मैं इसको हीट करूंगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड की सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं एयर के अंदर और ये कहलाएंगे वेपर्स। मैं इनको वेपर्स कहूंगा। जी बच्चे, ये वेपर्स कहलाएंगे। अब ये वेपर्स एयर में मिक्स होंगे और यहां से जो है वो एस्केप कर जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये वेपर्स एयर के अंदर मिक्स होंगे और एयर के साथ मूव कर जाएंगे इस जगह से। तो जब यहां वेपर्स रहेंगे नहीं तो कंडेंसेशन भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि हमें अगर इक्विलिब्रियम स्टेट चाहिए, ये वाली स्टेट, तो आपको सिस्टम बंद करना पड़ेगा, कोई ऐसा एनवायरनमेंट लाना पड़ेगा जिसमें वेपर्स जो हैं वो यहां से बाहर ना निकल सके। अब हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक और कंटेनर है, सेम लिक्विड है, मैं इसके ऊपर ये एक सरफेस क्लोज कर देता हूं। ये मेरे पास जो अब सरफेस है वो बंद हो गई है। अब यहां से ये लिक्विड
वेपर्स बनकर बाहर निकल रहे हैं। अब जैसे ही ये वेपर्स बनेंगे मैं इसको ब्लैंक शो कर रहा हूं अंदर से, ताकि ये वेपर्स हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गए हैं, वेपर्स। ये लिक्विड है और ये जो ब्लैंक है ये क्या है, वेपर्स। अब जैसे ही ये ऊपर जाएंगे, अब जाहिर बात है ऊपर सरफेस बंद है, एयर का यहाँ पर कोई अमल दखल नहीं है, कोई एयर यहाँ पर आ नहीं रही है, तो यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। होगा क्या कि यही मॉलिक्यूल्स दोबारा से, चूंकि ऊपर टेम्परेचर कम होगा ना, तो ये फिर से कंडेंस होकर किस में चेंज होना शुरू हो जाएंगे, लिक्विड, जो आप ब्लू से देख रहे हैं। शुरू में चूंकि वेपर्स कम है तो एवेपोरेशन रेट ज्यादा होगा, तो शुरू में एवेपोरेशन रेट ज्यादा होगा और कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो होगा। थोड़ी देर के बाद, ये थोड़ी देर के बाद सेम कंटेनर है जो आप देख सकते हैं कि इसको भी बंद किया हुआ है। अब इसके अंदर से यहां पर ढेरों वेपर्स बन चुके हैं। अब जितने ज्यादा वेपर्स बने होंगे डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स आर एवेपोरेटिंग, ये एवेपोरेट कर रहे हैं और उसी स्पीड में जो वेपर्स हैं वो फिर से क्या हो रहे हैं, कंडेंस भी हो रहे हैं। यानी कंडेंसेशन जो रेट है वो भी बढ़ चुका। अब अगर मैं यहाँ टेम्परेचर स्पेसिफिक कर दूं, लेट्स सपोज 25 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये शुरू की स्टेज थी जिसके अंदर अभी वेपर्स बनना शुरू हुए थे, तो वेपर्स कम थे जिसकी वजह से कंडेंसेशन प्रोसेस स्लो था। अब यहाँ पर चूंकि वेपर्स ज्यादा बन चुके हैं तो कंडेंसेशन जो प्रोसेस है वो भी स्पीड अप हो चुका होगा। इवन के 25 डिग्री सेल्सियस पर आकर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि एवेपोरेशन रेट और कंडेंसेशन जो रेट है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब जैसे ही ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, मींस कि जितने लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रहे हैं उतने ही वेपर्स लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, तो दोनों के ऊपर अब कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो लिक्विड की सरफेस पर ना ही वेपर्स की तादाद में। इस स्टेट को हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। हम इस स्टेट को नाम देंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक मींस कि ये प्रोसेस कंटिन्यू है अभी भी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम क्यों? क्योंकि ना तो लिक्विड के ऊपर कोई चेंज आ रहा है ना ही अब वेपर्स में कोई चेंज आ रहा है। रीजन क्या है? एवेपोरेशन रेट बिकम इक्वल टू द कंडेंसेशन रेट, जिसकी वजह से दोनों में अब कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये जो स्टेट है, ये फिर जो फिनोमिना है, हम इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। और इस वक्त ये वेपर्स इस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर लगा रहे हैं वो प्रेशर वेपर प्रेशर कराएगा। जी बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं वहां पे आपको ये जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दूंगा। अब हम चलते हैं इनके फैक्टर्स की तरफ। जी बच्चे, अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ना वेपर प्रेशर के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर नेचर ऑफ लिक्विड है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स है और टेम्परेचर है। ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर के ऊपर अपना इफेक्ट शो करते हैं। बारी बारी से इनको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपके पास पॉइंट आ रहा है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। जी बच्चे, लिक्विड की नेचर अगर अब हम देखें तो हमारे पास लिक्विड जो है वो नेचर वाइज दो तरह का होगा। या तो ये पोलर हो सकता है या फिर नॉन पोलर हो सकता है। अगर ये पोलर है तो इसका मतलब इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो डेफिनेटली अगर इसका पोलर नेचर है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होंगी, जिसकी वजह से इस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। अगर हम बात करें नॉन पोलर की तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती हैं, जिसकी वजह से इनका वेपर प्रेशर हाई होगा। जैसे आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास अल्कोहल है,
अब जो ये अल्कोहल है इसमें अल्कोहल का वेपर प्रेशर ये हाई होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं बात करूं वाटर की, तो जो वाटर है इसका वेपर प्रेशर ये लो होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। रीजन क्या है? रीजन इज सिंपल, अल्कोहल इज नॉन पोलर, जबकि वाटर जो है वो पोलर कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इनके वेपर्स जो है वो इस टेंपरेचर पर ज्यादा नहीं बनेंगे, तो डेफिनेटली इसका वेपर प्रेशर कम होगा। जबकि अल्कोहल जो है इसका वेपर प्रेशर इस टेंपरेचर पर वाटर से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर आपके पास लिक्विड कोई और होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट मजीद कम होगा, तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो इस टेंपरेचर पर इससे इनसे भी ज्यादा हो सकता है। तो जैसे आप नेचर ऑफ लिक्विड चेंज करते हैं, पोलर लें नॉन पोलर लें, उसके अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है। नंबर 2 हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल आ जाता है। अब साइज ऑफ मॉलिक्यूल याद रखिएगा, जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ेगा उसी तरह इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ये भी बढ़ेगा। अब अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उनका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास हेक्सेन है, हेक्सेन कहते हैं C6H14, ये एक मॉलिक्यूल है। अब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिकेन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इसका नाम है हेक्सेन। डिकेन जो है ये होता है C10H22। ठीक है, यानी चेन है ये, आपके पास देयर आर 6 कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6। अब इनके साथ यहाँ हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं। यहाँ पर जो मैं लाइंस लगा रहा हूँ ना, ये सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं और ये पूरा मॉलिक्यूल है जिसे हम हेक्सेन कहेंगे। इसी तरह अगर मैं डिकेन की बात करता हूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ देयर आर 10 कार्बन एटम्स, तो डेफिनेटली यहाँ इतने ही हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे कि जो आप ब्लैंक देख रहे हैं लाइंस, ये हाइड्रोजन एटम्स के लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल का साइज छोटा है और इस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है। तो जब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो कम टेंपरेचर पर ज्यादा से ज्यादा वेपर्स बना देगा, तो डेफिनेटली इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका मतलब कि ये उस सेम टेंपरेचर पर कम वेपर्स प्रोड्यूस करेगा, तो डेफिनेटली इसका वेपर प्रेशर कम होगा। जी हमारे पास अब जो थर्ड इसके अंदर पॉइंट आता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ये डायरेक्टली वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, इसे हीट करेंगे तो डेफिनेटली हीट करने पर इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वेपर्स ज्यादा आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस था। आप देख सकते हैं 10 डिग्री सेल्सियस पर शुरू में जो वेपर्स हैं वो कम थे। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाकर 25 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तो डेफिनेटली इसके वेपर्स ज्यादा हो चुके हैं। कहां से आए ये वेपर्स, क्यों आए इतने ज्यादा वेपर्स? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी हाई होगा। तो जी बच्चे, इस तरह टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था वेपर प्रेशर का। ये आपको टॉपिक शॉर्ट कैटेगरी में इसके फैक्टर्स आ सकते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड ऑन वेपर प्रेशर, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन वेपर प्रेशर, या हाउ टेम्परेचर इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर, ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग कैटेगरी में जैसे आएगा डिफाइन वेपर प्रेशर एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, तो उसके अंदर आपको वेपर प्रेशर की डेफिनेशन और उसके सारे फैक्टर्स लिखने होंगे।
मैं आपको बुक के ऊपर मार्किंग करवा देता हूँ, इसको आपने कैसे करना है। तो आइए ज़रा बुक पे इसको देखते हैं। जी बच्चे, अब आपको बुक नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं, ये इसमें डेफिनेशन है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये आप डेफिनेशन की हेडिंग देंगे। इसके बाद नीचे वाली ये जो 2 लाइंस और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसकी हेडिंग आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्विलिब्रियम स्टेट की। जी बच्चे, यहाँ पर आपने इक्विलिब्रियम स्टेट की हेडिंग देनी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है कंप्लीट पैराग्राफ, यहाँ से लेकर और उससे नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ तक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम तक, ये आपके पास एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आएगी फॉर लॉन्ग कैटेगरी। अगर आपको लॉन्ग में कहता है जी व्हाट इज़ वेपर प्रेशर एंड एक्सप्लेन, तो फिर आपने इस पैराग्राफ के स्टार्ट से दूसरे पेज में डायनामिक इक्विलिब्रियम तक जो हेडिंग देनी होगी वो होगी एक्सप्लेनेशन की। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अगर आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है तो फिर आप यहाँ से लिखेंगे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से लेकर डायनामिक इक्विलिब्रियम तक, और इसके साथ आपको ये डायग्राम बनानी होगी जो आप अपनी बुक पे बनी हुई देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको इसके साथ डायग्राम भी ड्रॉ करनी होगी। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन के साथ भी ये डायग्राम आएगी। अब आप आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर हेडिंग आएगी फैक्टर्स। जी बच्चे, यहाँ पे मेन हेडिंग बनेगी फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ वेपर प्रेशर। तो फैक्टर्स, अब उसके अंदर लिखा हुआ है नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर। अब इसके अंदर लास्ट लाइन्स में इसकी एग्जांपल्स भी गिवन है। जैसे ये आप नेचर ऑफ लिक्विड की हेडिंग देंगे, यहाँ तक आपने सेम हेडिंग में लिखना होगा, फिर एग्जांपल की हेडिंग देंगे और ये नेक्स्ट लाइन। इसी तरह यहाँ पर जो है आपके पास एग्जांपल जो है वो ये रही, लास्ट 3rd लाइन जो है इसकी, फॉर एग्जांपल हेक्सेन हैज़ अ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स, ये एग्जांपल है। इसी तरह आपके पास जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में आप कंप्लीट लिखेंगे और एग्जांपल नीचे दी हुई है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर इज़ गिवन इन टेबल। यहाँ से आप कोई सी भी 2-3 वैल्यूज़ लिख लीजिएगा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर 4.58 लिख लें, फिर 60 वाली वैल्यू लिख लें 149.4 वेपर प्रेशर है, और 100 पर लिख लें 760। जी बच्चे, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। इसमें किसी किस्म का कोई मसला होगा तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।